दोस्तों, नमस्कार और अस्सलामु अलैकुम। आपका स्वागत है हमारे डर और रहस्य से भरे चैनल खौफ की दस्तक पर। आज मैं लेकर आया हूं एक सच्ची और सिहरन पैदा कर देने वाली आप बीती। एक ट्रक ड्राइवर रमेश और उसके खलासी इरशाद की, जिन्होंने एक ऐसी रात में ट्रक चलाने की गलती कर दी जब मणिपुर हाईवे पर सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि कुछ और भी जागता है। कहते हैं इस रास्ते पर चलने वाले हर ड्राइवर को कुछ न कुछ अनहोनी जरूर महसूस होती है। कोई अनजाना साया, कोई आवाज, या फिर ट्रक के पीछे भागती परछाइयां। और जिस रात रमेश और इरशाद उस रास्ते पर निकले, उनके साथ जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। चैनल खौफ की दस्तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर कहानी एक नई दस्तक देती है। खौफ की दस्तक। मेरा नाम शिवनाथ यादव है। लोग मुझे बस शिवा ड्राइवर के नाम से जानते हैं। पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूं, कभी असम, कभी नागालैंड, कभी मणिपुर तक के रास्ते। मैंने जिंदगी का हर मोड़ स्टीयरिंग के पीछे बैठकर देखा है, खुशी का भी, डर का भी, और वो खामोशी का भी जो रात के बीच जंगलों में सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज से टूटती है। घर में बूढ़ी माँ है, बीवी राधा है और 2 बच्चे, पूजा और मोनू। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। डॉक्टर ने बोला है कि दवाइयां चलती रहनी चाहिए, वरना हालत बिगड़ जाएगी। लेकिन जब कमाई ही अनिश्चित हो तो दवा कहां से खरीदूं? ट्रक चलाने का काम कोई सरकारी नौकरी नहीं कि महीने की पहली तारीख को पैसे हाथ में आ जाए। कभी लोड है, कभी नहीं। कभी माल सही टाइम पर पहुंचाओ तो बढ़िया, वरना कटौती तय है। उस दिन सुबह सुबह मुझसे कंपनी के मालिक ने कहा, शिवा, आज एक जरूरी लोड है। गुवाहाटी से मणिपुर जाना है। माल है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का, लेकिन बहुत कीमती है। संभल कर ले जाना। मैंने सिर हिलाया। मन में सोचा कि चलो, कुछ पैसे बन जाएंगे। वैसे भी मां की दवा खत्म होने वाली थी। खलासी इरशाद मेरा पुराना साथी था, वही जो हर मुश्किल में मेरे साथ रहता था। उसने मुस्कुराते हुए बोला, भाई, इस बार का ट्रिप बढ़िया लगेगा। मणिपुर तक साफ रास्ता है सुना है। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, इरशाद, इस हाईवे के बारे में जो सुना है ना, वो साफ नहीं, डरावना है। वो हंसने लगा। आप भी बाबा बन गए हो क्या? हर बात में डर। चलिए, देखते हैं इस बार कौन सा भूत हमारे टायर पकड़ता है। रात के करीब 9 बजे हम गुवाहाटी से निकले। आसमान में बादल थे, हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। ट्रक की हेडलाइट्स धुंध में छेद करती हुई आगे बढ़ रही थीं। स्टीयरिंग पर हाथ रखते ही मैं खुद को किसी और दुनिया में महसूस करता हूं, जैसे ट्रक और मैं एक हो गए हों। इरशाद बगल में बैठा बीड़ी पी रहा था और पुराने गाने गुनगुना रहा था। जिंदगी एक सफर है सुहाना। उसकी आवाज और ट्रक के इंजन की घर्र घर्र मिलकर एक अजीब सुकून दे रही थी। करीब आधी रात होगी जब हम सिलचर पार कर रहे थे। सड़क पर अंधेरा घना हो गया था। कोई गाड़ी नहीं, बस कभी कभी किसी गांव से निकलती हल्की रोशनी। इरशाद बोला, भाई, थोड़ा रुक लेते हैं, चाय पी लें? मैंने कहा, आगे नाका पड़ता है, वहीं रुकेंगे। थोड़ी दूर बढ़े ही थे कि सामने पुलिस की जीप की लाइटें दिखीं। मैंने ट्रक धीरे किया। 3 पुलिस वाले खड़े थे। टॉर्च की रोशनी सीधे मेरे चेहरे पर मारी। कहां जा रहे हो? सर, गुवाहाटी से मणिपुर। माल है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का। कागज दिखाओ। मैंने फाइल निकाली, लेकिन उनमें से एक पुलिस वाला बहुत गुस्से में था। बोला, रात के इस वक्त ट्रक चला रहे हो? माल खोलो, देखना है। मैंने कहा, सर, सील लगी है, कंपनी का सामान है। उसने धक्का देकर बोला, हमारे आदेश पर सब खुलता है। इरशाद नीचे उतरा, कंटेनर का लॉक खोला। जैसे ही दरवाजा उठा, ठंडी हवा के साथ धुंध अंदर फैली। टॉर्च की रोशनी सामान पर पड़ी, लेकिन अजीब बात यह थी कि आधा सामान गायब था। मैं हैरान रह गया। सर, ये तो पूरा लोड था, अब आधा कहां गया? पुलिस वाला घूरते हुए बोला, हमें बेवकूफ बना रहे हो? चोरी करके भाग रहे हो क्या? नहीं सर, अभी गुवाहाटी से निकले हैं, आपको बिल दिखा सकता हूं। उन्होंने मुझे और इरशाद को अलग अलग पूछताछ के लिए बिठा लिया। 1 घंटे तक पूछते रहे, धमकाते रहे। फिर बोले, ठीक है, अब जा सकते हो, लेकिन कल थाने आना।
हम दोनों चुपचाप ट्रक में बैठे। इरशाद बोला, भाई, ये सब अजीब लग रहा है। आधा सामान कहाँ गया? मैंने सिर पकड़ लिया। मुझे खुद नहीं पता, लेकिन अगर कंपनी को पता चला तो मुसीबत पक्की है। हमने दोबारा रास्ता पकड़ा, लेकिन अब वो हाईवे वैसा नहीं लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज और कभी कभी दूर से आती किसी अज्ञात गंध। करीब 2 बजे ट्रक एक मोड़ पर फिसलते फिसलते बचा। मैंने ब्रेक मारे तो ट्रक रुक गया, लेकिन इंजन से अजीब आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर कुछ खुरच रहा हो। इरशाद नीचे उतरा देखने। मैं हेडलाइट में झांकने लगा, पर वो कुछ देर बाद भी वापस नहीं आया। मैंने आवाज दी, इरशाद, कहाँ गया तू? कोई जवाब नहीं। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं टॉर्च लेकर नीचे उतरा, ट्रक के पीछे गया, लेकिन वहां सिर्फ मिट्टी पर पैरों के निशान थे, जो कुछ दूरी तक जाकर गायब हो गए। इरशाद, मैंने फिर पुकारा। सिर्फ सन्नाटा। अचानक कहीं पास में कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने टॉर्च घुमाई। सामने एक झाड़ी हिल रही थी। मैं धीरे धीरे बढ़ा। झाड़ी के पीछे कुछ पड़ा था। मैं झुका और टॉर्च की रोशनी डाली। वहां इरशाद का जूता पड़ा था और पास में उसकी बीड़ी आधी जली हुई थी, मगर इरशाद नहीं था। मैंने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन सिर्फ हवा चल रही थी। लगा जैसे जंगल में कोई मेरी हर हरकत देख रहा हो। ट्रक के पास लौटते वक्त मुझे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, धीरे धीरे, जैसे कोई जमीन पर रेंगता हुआ आ रहा हो। मैं पलटा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। डर के मारे मैं ट्रक में चढ़ा और दरवाजा बंद कर लिया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि आवाज खुद सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद इंजन स्टार्ट किया, पर हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। फिर एक ठंडी हवा चली और शीशे पर धुंध में उभरने लगा। वो गया नहीं, वो ले गया। मैंने घबराकर शीशे पर हाथ फेरा, लिखा हुआ गायब। पर उसी वक्त ड्राइवर साइड की खिड़की के बाहर किसी ने थपथपाया। धीरे से सिर घुमाया। अंधेरे में बस एक परछाई थी, वही कपड़े, वही कदकाठी, इरशाद जैसा। लेकिन चेहरा चेहरा पूरा जला हुआ था। मैंने उस परछाई को ध्यान से देखा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सांस रुकती जा रही थी। खिड़की के बाहर जो चेहरा था वो इरशाद जैसा ही था, लेकिन जला हुआ, काला पड़ चुका, और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे किसी को भीतर तक देख लेना चाहती हो। मैं डर के मारे पीछे खिसक गया। हाथ अपने आप स्टार्ट बटन पर चला गया। ट्रक की हेडलाइट अचानक जल गई और उसी रोशनी में वो चेहरा साफ दिखा। आधा चेहरा राख में तब्दील, बाकी पर मांस लटक रहा था, और वो मुस्कुरा रहा था। मैं चिल्लाया, इरशाद! पर जवाब में वही डरावनी मुस्कान। अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई। मैंने ट्रक का एक्सीलेटर दबाया और बिना सोचे आगे निकल गया। रास्ता सुनसान था। बरसात और धुंध ने दृश्य धुंधला कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे हाईवे नहीं, किसी बंजर दुनिया की सड़क हो, जहां इंसान की आवाज ही नहीं पहुंचती। करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद सड़क के किनारे एक ढाबा दिखा। मैंने ट्रक रोका। अंदर कुछ ट्रक ड्राइवर बैठे थे, चाय पी रहे थे। मैं कांपते हुए अंदर गया। भाई साहब, एक चाय देना। ढाबे वाला बोला, इतनी रात को अकेले कहां से आ रहे हो? मैंने हिचकते हुए कहा, गुवाहाटी से मणिपुर जा रहा हूं। मेरा खलासी रास्ते में गायब हो गया। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूं। गायब? कहां? सिलचर पार करते ही मोड़ पर। वो आदमी अचानक चुप हो गया, फिर बोला, साहब, उस जगह पर तो कोई रुकता नहीं। 3 साल पहले एक ट्रक पलटा था वहां। दोनों मरे थे। ड्राइवर का शरीर तो मिला, पर खलासी की लाश आज तक नहीं मिली। मैं ठिठक गया। क्या नाम पता है उनका? ढाबे वाला बोला, कहते हैं उसका नाम भी इरशाद था। मेरे हाथों से चाय का गिलास छूट गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बड़बड़ाया। ढाबे वाला डर गया। क्या हुआ साहब? मैं बिना कुछ बोले बाहर भागा। ट्रक में बैठकर सीट पर सिर टिकाया। सांस फूल रही थी। कान के पास जैसे कोई फुसफुसाया, मैं यहीं हूं, शिवा भाई। मैंने झट से इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। ट्रक स्टार्ट किया और सड़क पकड़ ली। धुंध इतनी गहरी थी कि 10 फीट से आगे कुछ नहीं दिख रहा था, पर हर थोड़ी देर में शीशे पर वो ही शब्द उभर आते, वो गया नहीं, वो ले गया।
मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सपना है या हकीकत। कभी लगता कोई मेरे पीछे बैठा है, कभी ट्रक के ऊपर किसी के चलने की आवाज आती। एक बार तो साइड मिरर में मुझे साफ दिखा, ट्रक की छत पर कोई बैठा था, धीरे धीरे हिल रहा था। मैंने ब्रेक मारे, नीचे उतरा, टॉर्च से देखा, कुछ नहीं। पर जब ऊपर निगाह उठाई तो देखा कीचड़ में दो पैरों के निशान थे, जो ट्रक की छत से नीचे उतरते हुए मिट्टी में जाते थे और वहां से गायब। मैं थक चुका था, डर अब खून में उतर चुका था। सुबह के करीब 4 बजे मैंने एक पेट्रोल पंप के पास ट्रक रोक दिया। वहां दो लोग बैठे थे, पुलिस की वर्दी में। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, रुको। मैं रुका नहीं। मुझे लगा ये वही 3 पुलिस वाले हैं जिन्होंने रात को रोककर तंग किया था। लेकिन उन्होंने पीछा किया, सायरन बजाया। मजबूर होकर मैंने ट्रक साइड में रोक दिया। एक ने दरवाजा खोला, बोला, कहां जा रहे हो? हमें रिपोर्ट मिली है कि तुम्हारे ट्रक का एक आदमी गायब है। मैंने हाँफते हुए कहा, जी, खलासी इरशाद। वो दूसरा पुलिस वाला बोला, नाम क्या बताया? इरशाद। उसने एक दूसरे को देखा और धीरे से कहा, 3 साल पहले भी एक इरशाद गायब हुआ था इसी रूट पर, और तुम कह रहे हो फिर वही नाम? मैंने सिर झुका लिया। सर, ये कोई सामान्य बात नहीं है। मैंने खुद देखा, वो लौटा था, पर चेहरा। वो बोल पड़ा, बस, ज्यादा नाटक मत करो, चलो थाने। मुझे थाने ले जाया गया। वहां एक पुरानी इमारत थी, दीवारों पर नमी और फफूंदी। मुझे एक कुर्सी पर बैठाया गया। एक बूढ़ा दरोगा आया और बोला, नाम? शिवनाथ यादव। लोड क्या था? इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। और आधा माल कहां गया? मैंने कहा, सर, मुझे नहीं पता। जब पुलिस ने रोका था तभी आधा गायब था। वो हंस पड़ा, बेटा, जिस जगह तुम रुके थे वहां तो कोई पुलिस चौकी ही नहीं है। मैंने हक्का बक्का होकर कहा, क्या? लेकिन 3 पुलिस वाले थे। उन्होंने मुझे रोका, पूछताछ की। वो बोला, उस जगह पर पिछले साल से चौकी बंद है, और वहां जो 3 पुलिस वाले थे वो 3 साल पहले एक हादसे में मारे गए थे। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं कुर्सी से उठ भी नहीं पाया। दरोगा ने आगे झुककर कहा, तू जिस रास्ते से आया है वहां रात में कुछ होता है। कई ट्रक ड्राइवर बोले हैं कि उन्होंने किसी खलासी को देखा जो मदद मांगता है, फिर गायब हो जाता है, और अगले दिन ट्रक बिना ड्राइवर के मिलता है। मैं कांपते हुए बोला, सर, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वो बोला, तेरा ट्रक वहीं खड़ा है बाहर, सामान बरामद करना है, चल। मैंने मजबूरी में उसके साथ चलना शुरू किया। लेकिन जैसे ही हम बाहर पहुंचे, ट्रक का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर की हेडलाइट जली और ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। चेहरा नहीं दिख रहा था, पर हाथ वहीं थे, वहीं बीड़ी पकड़े हुए हाथ, इरशाद के। दरोगा चिल्लाया, कौन है अंदर? मैं बस घूरता रह गया। धीरे धीरे वो चेहरा हेडलाइट की रोशनी में उभरा। वो था इरशाद, जो मुस्कुरा रहा था और बोला, भाई, तू अकेला कैसे चला आया? दरोगा पीछे हटा, उसने हथियार निकाला। मैं कांपता हुआ बोला, इरशाद, तू मर चुका है। उसने बस इतना कहा, अगर मैं मर गया होता तो तेरे साथ क्यों बैठा हूं? अगले ही पल ट्रक की हेडलाइट बुझ गई और पूरा थाना अंधेरे में डूब गया। अंधेरा छा गया था। पूरा थाना बिजली जाने के बाद सन्नाटे में डूब गया। बाहर बारिश की बूंदें छत पर टपक रही थीं और कमरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। दरोगा ने टॉर्च निकाली, लेकिन वो भी झपक कर बंद हो गई। ट्रक वहीं खड़ा था, भारी, ठंडा और चुप। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हेडलाइट बंद थी, पर मुझे यकीन था कि अंदर कोई है। इरशाद, मैंने कांपती आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं, बस सीट की हल्की चरमराहट सुनाई दी, जैसे कोई अपनी जगह बदल रहा हो। दरोगा ने पिस्तौल निकाली और ट्रक का दरवाजा खोला। खाली। सीट पर सिर्फ एक पुराना गीला कपड़ा पड़ा था, वही जो इरशाद पहनता था। दरोगा ने कहा, शिवनाथ, तू मेरे साथ अंदर चल, ये मामला कुछ और है। हम दोनों वापस थाने के कमरे में आए। उसने एक फाइल खोली, उसमें पुराने केसों की तस्वीरें थीं। 3 साल पहले का केस, उसी जगह का, वही हाईवे, वही हादसा। एक फोटो में ट्रक पलटा हुआ था और उसमें एक चेहरा आधा जला हुआ। वो चेहरा बिल्कुल इरशाद जैसा था।
मैंने हाँफते हुए पूछा, ये वही है ना? दरोगा ने सिर हिलाया। हाँ, उस वक्त ड्राइवर का नाम था बलराम यादव। और तू उससे काफी मिलता जुलता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? वो बोला। शायद जो अधूरा बचा था वो अब पूरा होने आया है। मैं डर से कांप गया। बाहर बिजली गरजी और उसी पल थाने के बरामदे से किसी के चलने की आवाज आई। धीरे, बहुत धीमे, जैसे नंगे पैर कोई भीगा हुआ इंसान फर्श पर चल रहा हो। दरोगा उठा, बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। आवाज अब सेल में जा पहुंची, जहां बंदियों को रखा जाता था। हम दोनों उधर बढ़े। थाने के अंदर 4 कोठरियां थीं। पहली 3 खाली, चौथी में कल रात एक शराबी बंद था। अब वो शराबी दीवार से टिका हुआ था, पर उसकी आंखें पूरी खुली थीं और उसकी गर्दन एक अजीब तरीके से टेढ़ी थी। मर चुका था। मैं पीछे हट गया। दीवार पर लिखा था, वो अकेला नहीं है। दरोगा के चेहरे से खून उतर गया। शिवनाथ, अब तू सच बता, क्या हुआ था उस मोड़ पर? मैंने सब बताया। पुलिस की नकली चौकी, आधा सामान गायब और इरशाद का लापता होना। वो बोला, वो पुलिस वाले इंसान नहीं थे। वो वही हैं जो उस हादसे में मरे थे। मुझे याद आया, उन्होंने कहा था कल थाने आना। मतलब वो जानते थे मैं यहां आऊंगा। उनका इंतजार मुझसे पहले से था। तभी ट्रक के हॉर्न की तेज आवाज आई। एक बार, 2 बार, फिर लगातार। दरोगा और मैं बाहर भागे, पर कोई अंदर नहीं था। इंजन खुद चालू था और गियर अपने आप बदल रहे थे। ट्रक धीरे धीरे चल पड़ा। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद था। ट्रक बिना किसी ड्राइवर के थाने के बाहर कीचड़ भरे रास्ते पर चलने लगा। दरोगा चिल्लाया, रोक इसे! मैं दौड़ा, किनारे से ट्रक पर कूद गया और अंदर झांका। सीट पर फिर वही कपड़ा पड़ा था, लेकिन इस बार उस पर ताजा खून के छींटे थे। मैंने इंजन बंद किया, लेकिन तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। कोई पुराना गाना बज रहा था, जिंदगी एक सफर है सुहाना। इरशाद की वही आदत, वही गाना, वही बीड़ी, वही डर। मैंने रेडियो तोड़ दिया, पर गाना बंद नहीं हुआ। अब वो गाना कहीं अंदर से आ रहा था, जैसे किसी ने ट्रक की दीवारों में खुद को बंद कर लिया हो। मैं चिल्लाया, इरशाद, अगर तू है तो सामने आ जा। लेकिन जवाब आया। मैंने कहा था ना, भाई, तू अकेला नहीं चलेगा। मैंने ट्रक से छलांग लगाई और मिट्टी में गिर गया। दरोगा भागते हुए आया। क्या हुआ? मैं बोला, वो अंदर है, वो मरा नहीं। दरोगा ने हथियार निकाला और ट्रक का दरवाजा खोला। अंदर सब खामोश, पर ट्रक की फर्श से पानी रिस रहा था और उसमें खून मिला हुआ था। दरोगा बोला, ये कोई आत्मा नहीं, कोई श्राप है। कुछ ऐसा हुआ था उस रात 3 साल पहले, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं बोला, क्या हुआ था? उसने कहा, सुना है ड्राइवर बलराम और उसका खलासी इरशाद रात में झगड़ पड़े थे। माल में सोना छिपा था। बलराम ने उसे मार दिया और उसका शव वहीं फेंक दिया। पर अगले दिन बलराम खुद जला हुआ मिला और तब से उस जगह जो भी ट्रक ले जाता है वो लापता हो जाता है। मुझे लगा जमीन खिसक गई हो। सर, क्या ये श्राप मुझ पर भी है? वो बोला, शायद हां, और शायद तू वहीं अधूरा कर्ज चुकाने आया है। तभी थाने के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। हम दौड़े, देखा, 2 कांस्टेबल जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। उनके शरीर पर जलने के निशान थे। कमरे के बीचों बीच वही कपड़ा लटका था जो ट्रक में था, और उसके नीचे जलते हुए अक्षरों में लिखा था, भाई, अब बारी तेरी है। मैं पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा। दरोगा ने मुझे रोका। कहां जा रहा है? मैं चिल्लाया, वहीं, उसी जगह। जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा ये सब खत्म नहीं होगा। बारिश तेज हो चुकी थी। मैं ट्रक में बैठा, इंजन चालू किया और मणिपुर हाईवे की तरफ निकल पड़ा। हर मोड़ पर वही चेहरा दिखाई देता, शीशे में, पानी में, अंधेरे में। वो मुझे बुला रहा था, उसी जगह जहां सब शुरू हुआ था। रात के 3 बजे जब मैं उस मोड़ पर पहुंचा जहां वो गायब हुआ था, सड़क के किनारे वहीं झाड़ी थी। मैं ट्रक से उतरा, टॉर्च उठाई। हवा ठंडी थी, पर उसमें किसी के जलने की गंध थी। मैं धीरे धीरे झाड़ियों के पास गया। जमीन पर पुराने जले हुए कपड़ों के टुकड़े पड़े थे और एक टूटी हुई बीड़ी। अचानक मिट्टी अपने आप हिली और नीचे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं चिल्लाया,
पर पैर जमीन में धंसता जा रहा था। नीचे से वही आवाज आई, अब तू मेरी जगह ले। मैंने पूरी ताकत लगाई, पर मिट्टी ने मुझे आधा निगल लिया। टॉर्च गिर गई और उसकी रोशनी में नीचे दिखा इरशाद का चेहरा, सड़ा हुआ, मुस्कुराता हुआ। उसके होंठ हिले। अब मेरा नंबर पूरा हुआ भाई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अंधेरा छा गया। होश आया तो मैं किसी अंधेरे कमरे में था। चारों तरफ मिट्टी की दीवारें, ऊपर छत से लटकता एक बल्ब जो टिमटिमा रहा था। सिर में तेज दर्द था, जैसे किसी ने पीछे से वार किया हो। थोड़ी देर तक याद नहीं आया कि मैं कहां हूं। फिर धीरे धीरे सब कुछ लौटने लगा। वो हाईवे, वो ट्रक, वो झाड़ी और वो आवाज जो मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं उठने की कोशिश की, पर पैर बंधे थे। हाथ रस्सी से कसकर पीछे की ओर खींचे गए थे। कमरे में हल्की गंध थी, मिट्टी, डीजल और लोहे की। मैंने आसपास देखा। वहां एक पुराना ट्रक इंजन पड़ा था, टूटी बैटरी, जले हुए कपड़े और एक पुरानी तस्वीर किसी ड्राइवर और खलासी की, दोनों मुस्कुराते हुए। नीचे लिखा था, बलराम और इरशाद, 2018। मैं सन्न रह गया। वही नाम, वही कहानी। अब मुझे यकीन हो गया कि मैं किसी हादसे नहीं, किसी साजिश में फंस चुका हूं। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई। एक आदमी अंदर आया। चेहरे पर कपड़ा बंधा था, बस आंखें दिख रही थीं। वो बोला, तूने बहुत शोर मचाया है शिवनाथ, अब चुप रहना सीख ले। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? उसने हंसते हुए कहा, जो बाकी सब चाहते थे, वही माल जो तू लेकर आ रहा था। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। वो झुका और बोला, तुझे क्या लगा वो पुलिस वाले सच में थे? वो सब हम ही थे। नकली चौकी, नकली यूनिफॉर्म, ताकि असली माल हमारे हाथ लगे। मैं समझ गया, ये सब उसी चोरी का हिस्सा था। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स नहीं, शायद कुछ और कीमती चीज उस ट्रक में थी। मैंने पूछा, और इरशाद? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वो बोलने लगा था, इसलिए चुप करा दिया। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने धीरे से कहा, तुमने उसे मार दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, वो हादसे में मरा, लेकिन हादसा हमने करवाया। मैं गुस्से में तड़पने लगा, तुम लोग इंसान नहीं? उसने पास आकर कान में कहा, इंसान तो वही हैं जो जिंदा रहें, बाकी सब कहानी बन जाते हैं। उसी वक्त बाहर से किसी के आने की आवाज आई। वो आदमी जल्दी से बाहर गया। मैंने मौका देखकर रस्सी ढीली करने की कोशिश की। हाथों में छाले पड़ गए, पर आखिरकार एक गांठ खुल गई। मैं धीरे धीरे रेंगते हुए दीवार के पास पहुंचा। वहां एक जंग लगा हुआ औजार पड़ा था, शायद इंजन खोलने का। मैंने उसे पकड़ा, रस्सी काटी और खड़ा हो गया। दरवाजा खुला। दो आदमी अंदर आए। उनमें से एक वही था जिसने मुझे धमकाया था। मैं पीछे हट गया और जैसे ही वो नजदीक आया, मैंने औजार उसकी बांह पर दे मारा। वो दर्द से चीखा। दूसरा भागा, लेकिन मैं भी पीछे से निकल गया। बाहर अंधेरा था। मैं किसी पुराने गोदाम में था। दीवारों पर ट्रक पार्ट्स, टायर और नंबर प्लेट्स लटकी थीं। हर प्लेट पर अलग अलग राज्य के नंबर, जैसे यहां से कई ट्रक गुजरे हों जो कभी लौटे नहीं। मुझे सब समझ आ गया। ये कोई आत्मा नहीं, कोई श्राप नहीं। ये गैंग थी जो ट्रकों को नकली पुलिस चौकियों पर रोकती थी, ड्राइवरों को गायब कर देती थी और माल हड़प लेती थी। मैं भागता हुआ गोदाम से बाहर निकला। बारिश अब भी हो रही थी। दूर जंगल की तरफ एक हल्की रोशनी दिख रही थी, शायद कोई सड़क। मैं उधर भागने लगा, पर पीछे से किसी ने गोली चलाई। गोली मेरे कंधे को छूती हुई निकल गई। मैं गिर पड़ा। दर्द असहनीय था, पर उठना पड़ा। मैं रेंगते हुए सड़क तक पहुंचा और वहीं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो अस्पताल में था। सामने वही दरोगा बैठा था जो थाने में था। उसने कहा, हमने तुझे जंगल से पाया, ट्रक वहीं मिला और उसके अंदर का सारा सामान गायब। मैंने पूछा, वो लोग? वो बोला, 3 को पकड़ा है, बाकी भाग गए। गोदाम मिला है जिसमें 15 ट्रकों के पार्ट्स बरामद हुए हैं। इरशाद की भी लाश मिली, उसी झाड़ी के पास। मेरा गला सूख गया। कब? वो बोला, शायद महीनों पहले की होगी, लेकिन उसका वॉलेट मिला है और उसमें तेरी फोटो। मैंने सिर झुका लिया। शायद इरशाद आखिरी वक्त तक मुझसे ही उम्मीद रखे था कि मैं उसे ढूंढूंगा। दरोगा बोला, अब तेरा केस बंद होगा शिवनाथ।
लेकिन ध्यान रखना, जो रास्ता तूने चुना है वो दोबारा मत पकड़ना। मैंने खिड़की से बाहर देखा। वहीं मणिपुर हाईवे फैला हुआ था, शांत, लेकिन किसी रहस्य को अपने भीतर दबाए। कंधे का दर्द अब भी था, पर अंदर कुछ और जल रहा था। एक वादा कि मैं इरशाद के नाम को मिटने नहीं दूंगा, क्योंकि अब कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब मेरी बारी थी उन लोगों को बेनकाब करने की जो ड्राइवरों की मौत को हादसा बनाकर छुपाते आए थे। अस्पताल की रोशनियों में आंखें खोलते हुए सबसे पहले उस रात्रि की ठंडी मिट्टी की गंध वापस महसूस हुई, और फिर इरशाद की मुस्कुराहट की वो धुंधली तस्वीर जो अब हमेशा साथ रहने लगी थी। दरोगा का चेहरा सामने था, उसकी आंखों में थकान के साथ कुछ उम्मीद भी थी। उसने कहा, तुम्हें आराम की जरूरत है, फिर भी तुम क्या करोगे? मैंने बिना हिचक कहा, इरशाद का हिसाब दूंगा, और उन सबका जिनकी जिंदगियां तुम लोगों ने अंधेरे में निगल लीं। उस रात ही मुझे थाने ले जाया गया। मैंने देखा गोदाम की तस्वीरें, बरामद माल की लिस्ट, और उस नकाबपोश गुंडे की तस्वीरें जो कैमरे में अटके थे। तस्वीरें धुंधली थीं, पर कुछ पहचाना जा सकता था। उनके हाथों पर लगे काम के निशान, एक विशेष तरह की चेन जो एक आदमी के गले में पहना था, और एक छोटी सी टैग जिस पर किसी कंपनी का नाम आधा झड़ चुका था। दरोगा ने बताया कि पकड़े गए तीनों में से एक ने सख्त पूछताछ में बातें कर दी थीं, पर वो बस छोटा पत्ता था, जेली बॉक्स का टुकड़ा। असली जड़ कहीं और थी। हमने साथ मिलकर योजना बना ली। मैंने अपना ट्रक बेचने या छोड़ने की सोची थी, पर दरोगा ने मना कर दिया। वही चलाओ, वही तेरी पहचान है, वही उन्हें खुफिया खबर दे सकता है। उसने बताया कि गोदाम से जो नंबर प्लेट्स मिली हैं, उनके माध्यम से कई ट्रकों को किसी और रास्ते पर भेजा गया था। वे लोग नकली दस्तावेज बनाकर ड्राइवरों को फंसाते थे और फिर रास्ते से हटा देते थे। मेरी गर्दन में इरशाद की स्मृतियां घूमती रहीं, वो छोटी छोटी बातें जो उसने ट्रिप के बीच कही थीं, उसकी हंसी, और वही आदत कि रात में बीड़ी का धुआं हमेशा मेरी तरफ आता था। आगे का भरोसा पुलिस पर था, पर असली काम तो मुझे खुद करना था। मैंने अस्पताल से छुट्टी ली और घर गया। मां के चेहरों पर जो चिंता थी, उसे देखकर किसी तरह अस्थाई मुस्कान दी, और मुंह से निकली आखिरी बात ने मेरे सीने में आग लगा दी। तुम जैसे कई आए, तुम जैसे कई जाओगे, पर तुम इरशाद जैसी चीज को कभी नहीं समझ पाओगे। तभी उसने कुछ कहा जिससे हमारे कानों ने सुना, एक पिन ड्रॉप की तरह का संकेत। उसने एक नाम लिया जो ज्यादा छेड़ा नहीं गया, सूबेदार ठाकुर। वो नाम मेरे लिए नया था, पर उसमें ऐसा कुछ था कि मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी सी उठ गई। विनोद ने कहा कि कुछ मामलों में वे लोग बड़े आदमी के इशारों पर काम कर रहे थे। कोई ऐसा जिसने खुद को बाहर रखा हुआ था। किसी ने उसके पैरों के निशान मिटा दिए। वो रात मैंने सोचा, इरशाद की वजह क्या थी? क्या वो सिर्फ एक गवाह था? क्या उसने कुछ देख लिया था जिसे वह बताना चाहता था? पर जो बात विनोद ने कही, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि यह सिर्फ सड़कों की चोरी नहीं, यह किसी के बनाए हुए पर्दे के पीछे की राजनीति और पैसों की कहानी थी। जब हम उसे थाने ले गए, तो मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं सिर्फ एक नाम पकड़ूंगा, एक चेहरा बेनकाब करूंगा। लेकिन मुझे पता था कि यह रास्ता लंबा और खतरनाक होगा। विनोद की गिरफ्तारी छोटी जीत थी, उससे बड़ा खेल अब शुरू होना था। उसका मास्टरमाइंड, जो सब कुछ दफन कर चुका था, अब सामने आना बाकी था। और फिर वही आवाज मेरे भीतर गूंजी, इरशाद की या मेरी अपनी, शिवा, अंत पास है, पर सच्चाई और निकट है। मैंने ठान लिया, चाहे जो भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। विनोद की गिरफ्तारी को 3 दिन बीत चुके थे। थाने के बाहर अब भी मीडिया वाले खड़े रहते, कैमरे की चमक से गलियारा रोशन रहता। पर जितना शोर बाहर था, उससे ज्यादा सन्नाटा मेरे भीतर। इरशाद की मौत का हिसाब तो अधूरा ही था, क्योंकि विनोद तो बस जंजीर की एक कड़ी था। वो नाम, सूबेदार ठाकुर, मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। कौन था वो? विनोद ने क्यों कहा कि वही ऊपर है? पुलिस रिकॉर्ड में उस नाम का कोई सीधा जिक्र नहीं था, लेकिन एक बात साफ थी, ये कोई ऐसा आदमी था जो ट्रक जगत, सप्लाई चेन और माल के प्रवाह से गहराई से जुड़ा था। दरोगा रंजीत सिंह ने मुझे बुलाया। उसने फाइल आगे बढ़ाई, बोला,
देख, ये है हमारा नया सुराग। फाइल में एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें कुछ ट्रक ड्राइवर, एक यूनिफॉर्म में आदमी और कुछ नेता खड़े थे। फोटो के पीछे तारीख थी 2018, इन्फाल कैंप, ट्रांसपोर्टर्स मीट। उसमें जो यूनिफॉर्म में खड़ा आदमी था, उसकी छाती पर लिखा था एस ठाकुर, सबेडार, रिटेड। मैंने तस्वीर पर उंगली रखी। यही है वो, रंजीत बोला। शायद ये बंदा सेना से रिटायर होकर हाईवे सुरक्षा कॉन्ट्रैक्ट में घुसा था। फिर धीरे धीरे कई परिवहन कंपनियों में हिस्सेदारी ली। वो खुद कभी सामने नहीं आता, सब काम बिचौलियों से करवाता है। मैंने पूछा, इरशाद को इससे क्या लेना देना? रंजीत बोला, इरशाद किसी ट्रिप में इसकी ट्रक लाइन में गया था। शायद उसने कुछ देखा या समझा जिससे वो इनके लिए खतरा बन गया। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इरशाद, जिसने मुझसे कहा था, भाईजान, ये सड़कें बहुत पुरानी बातें छिपाए रखती हैं। शायद वो किसी पुराने सच को जान गया था। अगले दिन हमें एक और रिपोर्ट मिली, विनोद के फोन से कुछ कॉल रिकॉर्ड। 3 महीने पहले की एक कॉल थी जो एस ठाकुर नाम से सेव थी। कॉल की लोकेशन इन्फाल के बाहर एक पुराने गैरेज की थी, वही गैरेज जहां से पहली बार वो ट्रक गायब हुए थे। हमने तुरंत इन्फाल के लिए निकलने का प्लान बनाया। थाना टीम, मैं और एक स्थानीय पुलिस यूनिट। सफर के दौरान मैं चुप था। वो सड़कें, वो मोड़, सब मुझे इरशाद की याद दिला रहे थे। कभी वो खिड़की से बाहर झांकता था, कहता, ये बादल ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने सड़क पर स्याही फैला दी हो। अब वही बादल मेरे ऊपर थे, भारी और बेचैन। रात के करीब 2 बजे हम उस लोकेशन पर पहुंचे। वो कोई आम गैरेज नहीं था, लोहे का पुराना गोदाम जिसके चारों तरफ जंगली घास उगी थी। अंदर से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। दरोगा ने इशारा किया, शांत रहना। हम धीरे धीरे अंदर बढ़े। अंदर कुछ लोग मशीनों में काम कर रहे थे, ट्रक की चेसिस पर नंबर काट रहे थे। वहां एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, सफेद कुर्ता और आंखों में एक सख्त चमक। उसने हमारी ओर देखा और जैसे ही रंजीत ने कहा, पुलिस, वो मुस्कराया। आखिर आ ही गए तुम लोग, उसने कहा। मैं सोच रहा था कब तक खेल चलता रहेगा। उसकी आवाज ठंडी थी मगर अजीब तौर पर आत्मविश्वासी। रंजीत ने कहा, सूबेदार ठाकुर? उसने गर्दन झुकाकर सिर हिलाया। इरशाद को तुमने मारा? मैंने फौरन पूछा। उसने बस हंसकर कहा, तुम लोग हर मौत को किसी का कातिल ढूंढकर सुकून पा लेते हो। इरशाद मरा क्योंकि उसने चाल समझ ली थी, पर उसे कोई नहीं बचा सकता था, न तुम न खुद वो। मैंने गुस्से से कहा, तू झूठ बोल रहा है। वो बोला, सच बोल रहा हूं, शिवनाथ यादव। इरशाद ने उस ट्रक के अंदर वो चीज देख ली थी जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। सरकार का माल नहीं था वो, किसी और का था, और वो जानता था अगर उसने मुंह खोला तो सब खत्म। मैं आगे बढ़ा तो रंजीत ने रोका। ठाकुर बोला, माल तो बस बहाना था, असल काम था डेटा, चिप्स और डिवाइस, जिनमें इन्फाल बेस के कुछ संवेदनशील रिकॉर्ड थे। हम वो सिर्फ डिलीवर कर रहे थे, पर बीच में तुम्हारा ट्रक लग गया। उसकी बात सुनकर मैं ठिठक गया। मतलब, ये पूरी कहानी ट्रक चोरी नहीं थी, ये किसी बड़ी जासूसी और तस्करी का हिस्सा थी। इरशाद ने शायद कुछ देखा था, कोई पैकेट, कोई नंबर, कोई कोड, और इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। रंजीत ने रेड का आदेश दिया। सभी आदमी पकड़े गए, लेकिन ठाकुर, वो हंस रहा था। तुम सोचते हो कहानी खत्म हो गई, असली खेल तो अब शुरू होगा, जब ऊपर के लोग जागेंगे। उसे हथकड़ी लगाई गई और बाहर लाया गया। बारिश फिर शुरू हो गई थी। जब गाड़ी चली तो उसने मेरी ओर देखा। शिवनाथ, इरशाद मरकर भी जिंदा रहेगा, लेकिन शायद तुझे उसकी मौत का सच कभी पूरी तरह न मिले। वो बात मेरे दिल में कील बन गई। अब भी बहुत कुछ बाकी था, क्योंकि विनोद और ठाकुर दोनों के बयानों में कई छेद थे, और दोनों की फाइलों में एक नाम बार बार दिख रहा था, आर लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वही कंपनी जिसके लिए हम पहली बार ट्रक लेकर चले थे। अब सब कुछ घूमकर वहीं लौट आया था। मैंने दरोगा से कहा, अब की बार हमें ऊपर तक जाना होगा। रंजीत बोला, तैयार रहना शिवनाथ, इस बार सिर्फ डाकू या गैंग नहीं, सूट बूट वाले लोग सामने होंगे। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, इरशाद के नाम पर कसम है, चाहे जो हो, इस रास्ते को मैं पूरा देखूंगा।
और लॉजिस्टिक्स का नाम जैसे ही किसी बातचीत में आता, मेरे चेहरे पर दर्द की एक पतली परत फट पड़ती। वो वही कंपनी जिसने हमारी जिंदगी एक मुकदमे में बदल दी। उस दिन जब हमें पहला कंसाइनमेंट मिला था, मैंने बस जरूरी पैसे की सोची थी। अब वही नाम मेरे और इरशाद की कड़वी यादों से जुड़ा था। दरोगा रंजीत ने स्पष्ट कहा, हम सीधे भीड़ में नहीं घुसेंगे। यह ज्यादा बड़ा केस है और ऊपर के लोग इसमें जुड़े हैं, इसलिए हमें बारीकी से काम करना होगा। हमने छानबीन के रास्ते चुने, कानूनी नोटिस, कागजात की जांच और सबसे अहम, अंदर से जानकारी लाने के लिए एक इन्फिल्ट्रेशन टीम। मैं उनकी आंखों में झांक कर देख सकता था कि वे भी इस मामले को व्यक्तिगत रूप से ले रहे थे। हमने योजना ऐसी बनाई कि मैं फिर वही ट्रक चलाऊं, पर इस बार माल नक्शे के मुताबिक नहीं, बल्कि कैमरे और माइक्रोफोन के एक छोटे से सेट के साथ छुपा हुआ था। उस दिन जब आर लॉजिस्टिक्स के गोडाउन से माल उठाया जाना था, मैं ठंडे खून से ड्राइवर का रोल निभाऊंगा और थाने की टीम आसपास छिपकर सब रिकॉर्ड करेगी। फॉरेंसिक ने छोटे छोटे रिकॉर्डर लगाए और एक गुप्त कैमरा ट्रक के अंदर पैकिंग के एक हिस्से में छुपाया गया था। दिन उस तरह आया। गर्मी थी, पर हवा में कुछ कड़वाहट थी। आर लॉजिस्टिक्स के गेट पर सुरक्षा काफी कड़ाई से थी। बड़े बड़े गार्ड, चुस्त कसिस्ट बैरियर और सीसीटीवी। पर हमने पहले से उनकी शिफ्ट परिवर्तन की जानकारी ली हुई थी। ये वही छोटी छोटी बातें थीं जो सच्चाई को लाने में काम आती थीं। मैंने अपनी सीट पर बैठकर डीप सांस ली। इरशाद की तस्वीर जेब में थी। मैंने उससे कहा, मन ही मन, भाई, तेरी न्याय की खातिर आज कुछ करके दिखाऊंगा। गेट पार हुआ और अंदर की रोशनी, चमक धमक ने मुझे असली दुनिया से और दूर कर दिया। गोदाम के अंदर लोग व्यवस्थित तरीके से माल संभाल रहे थे। कुछ पाक्षिक कर्मचारी, कुछ क्लर्क और ऊपर के ऑफिस की तरफ जाने वाले सीनियर लोग। मैं ठंडा दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था, कभी भी मुझे अंदर का माहौल चोरी सा नहीं लगने दिया। ट्रक के पास एक आदमी आया। उसने कागज लिए और कुछ साइन करवाए। वही दस्तावेज जिनमें कागजों पर छेड़छाड़ की शक्ल थी। रजिस्ट्रेशन नंबर बदलकर, कंटेंट को बदलकर भेजा गया। मगर इस बार कैमरा था और हमारा फॉरेंसिक टेक्नीशियन सीधा कंप्यूटर पर इन्हीं दस्तावेजों का मिलान कर रहा था। हमने 2 घंटे तक अनकहा सब देखा। फिर जैसे ही वे ट्रक को लोड कर रहे थे, दरोगा ने रेड का सिग्नल दे दिया। मैंने ग्रिड से चिपक कर देखा। कुछ गार्ड हमारी तरफ भागे और नीचे से हमारे लोग निकलकर अंदर घुस गए। सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था, पर मेरे मन में एक अजीब कसक थी। मैंने अपनी ओर देखा। इरशाद की तस्वीर पर उंगली फेर दी। ठीक है भाई, अब सच्चाई निकल कर रहेगी। ऑफिस में घुसते ही एक बड़ा खुलासा हुआ। एक कंप्यूटर में कुछ फाइलें थीं जिन्हें हमने पहले नहीं खोजा था। वे फाइलें सीधी सीधी एक क्लाइंट की तरफ इशारा कर रही थीं। इन्फाल का एक नेटवर्क जो सरकारी संवेदनशील उपकरणों की सप्लाई को बाहरी हाथों में बेचता था। एक फाइल में कुछ लोकेशन टैग थे और टैग के साथ एक छोटा सा एन्क्रिप्टेड कोड। फॉरेंसिक ने उसे खोलने की कोशिश की और धीरे धीरे स्क्रीन पर कुछ नंबर और अक्षर दिखाई देने लगे। कुछ ऐसा जो सीधे किसी सैन्य या सरकारी ठेकेदार की पहचान देता था। मेरे सीने में कुछ भिनभिना गया। इरशाद ने जो देखा था वही यह संकेत दे रहा था। तभी गोडाउन के एक कोने से एक आदमी भागकर आया। चेहरे पर डर, हाथ में एक कागज था। उसने झट से कहा, ये दस्तावेज अचानक मिल गए, किसी ने फाइलें बदल दी थीं। उसने कागज हमारे फॉरेंसिक को थमाए। हम सभी ने देखा, कागज पर वही टैग था जो इरशाद के वॉलेट में मिला था। मेरी सांस अटक गई। पर तभी ऑफिस के बड़े कमरे की तरफ से एक तेज शोर उठा। किसी ने अलार्म दबा दिया था। सीसीटीवी कुछ सेकंड के लिए ब्लैकआउट हुआ। उस ब्लैकआउट के बीच में मैंने देखा, किसी ने हमारे गुप्त कैमरे के तार काटने की कोशिश की थी। शायद अंदर कोई गद्दार था, या फिर कंपनी में पहले से ही कर्मचारी थे जो सब कुछ जानते थे। हमने तुरंत सबको कैद कर लिया और खोज जारी रखी। उसी तलाशी में एक छोटी लॉकर मिली। लॉकर में वही चिप्स और छोटे डिवाइस रखे हुए थे। उन्हें देखकर मेरा दिमाग झटका खाने जैसा रहा। यह कोई सामान्य इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स नहीं थे। इनमें संवेदनशील डाटा स्टोरेज के छोटे मॉड्यूल थे।
और उन मॉड्यूल्स पर कुछ नाम और सीरियल नंबर लिपटे थे जो सीधे कुछ सरकारी अनुबंधों से मेल खाते थे। हमने उन मॉड्यूल्स में गहराई से जांच शुरू की। फॉरेंसिक ने कहा, ये छोटे मॉड्यूल्स को अगर गलत हाथों में भेजा गया तो सैन्य और सुरक्षा से जुड़े कई डेटा रिस्क में पड़ सकते हैं। मेरी आत्मा कांप उठी। इरशाद की मौत का मतलब अब और बड़ा हो गया था। वह किसी बड़े षड्यंत्र को रोकना चाहता था या अनजाने में उन चीजों का गवाह बन गया था। तभी दरोगा के फोन पर एक कॉल आई। उसकी आवाज सामान्य थी, पर आंखों में चिंता थी। रंजीत, तुम्हारे ऊपर का विभाग दबाव में है। यह केस राजनीतिक दखल से भर गया है। मैंने महसूस किया हम सीधे किसी जाल में धकेले जा रहे थे। उस रात रंजीत ने मुझे कहा, शिवनाथ, अब हम जो भी करेंगे उसे बहुत सावधानी से करना होगा। इस मामले में कुछ लोग ऊंचे पदों पर हैं। वे सब कुछ दबाने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमने उन मॉड्यूल्स की कुछ फोटोकॉपी करवाई और एक सुरक्षित सर्वर पर अपलोड किया। पर मेरे अंदर का डर यह था कि अब हम खुले में खड़े होकर कुछ नहीं कर सकते। आर लॉजिस्टिक्स सिर्फ साजिश का एक टुकड़ा था। असली खिलाड़ी कहीं और था। कोई ऐसा जिसने बाजार, पैसा और ताकत का मेल किया हुआ था। अगले दिन जब मैं घर लौटा, राधा की आंखों में चिंता साफ थी। उसने कहा, इतना बड़ा खेल क्यों खेल रहे हो? तुमने अपनी जान ही खतरे में डाल ली। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच यह था कि इरशाद सिर्फ मेरा सहारा नहीं था। वह उस सड़क की आह थी जो मुझे बार बार बुला रही थी। रात को जब मैं सोचा, मेरी नींद में इरशाद का चेहरा आ गया। उसने मेरी तरफ देखा और धीमे से कहा, अब तुम समझे। उन्होंने सिर्फ माल नहीं छीना, उन्होंने हमारी जिंदगियां भी उल्टी कर दी। मैंने जागकर खिड़की से बाहर देखा। रास्ते पर एक ट्रक गुजर रहा था। उस पर आर लॉजिस्टिक का छोटा स्टिकर था। मैं जानता था यह लड़ाई अभी लंबी है और अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना ऊपर तक जुड़ा हुआ है। मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। पर उस रात के आखिरी मिनट पर मेरी जेब में एक नई मिस्ड कॉल थी। कोई अनजान नंबर, और मिस्ड कॉल के तुरंत बाद एक संदेश, रुक जाओ वरना अगला ट्रक तुम्हारा होगा। मेरी पलकों के अंदर आग सी फैल गई। यह धमकी नहीं थी, यह संकेत था कि अब उन्होंने हमारा पीछा कर लिया है। मैंने इरशाद की तस्वीर बाहर निकालकर अपनी हथेली पर रखी। तूने रास्ता दिया था भाई, अब मैं पूरा करूंगा। उस मिस्ड कॉल और संदेश के बाद रात भर मेरी नींद नहीं आई। घर के बाहर सड़क सुनसान थी, पर अंदर जैसे कोई अदृश्य आंखें मुझे देख रही हों। इरशाद की यादें बार बार लौट रही थीं। उसकी मुस्कान, उसकी छोटी छोटी बातें, और वह डरावना दिन जब वह गायब हुआ था। अब मुझे समझ में आने लगा था कि यह सिर्फ सड़क पर होने वाली साजिश नहीं थी। कुछ लोग भीतर से हमें गिराने की कोशिश कर रहे थे। अगले दिन हमने आर लॉजिस्टिक्स की फाइलों पर गहराई से काम करना शुरू किया। फॉरेंसिक ने मॉड्यूल्स का डेटा स्कैन किया और पाया कि कुछ ट्रांसफर लिस्टें गायब थीं। यह केवल अंदरूनी हाथ कर सकता है, फॉरेंसिक ने कहा। मैंने सोचा, अंदरूनी गद्दारी? हमारी टीम में कोई ऐसा है जो सब कुछ गुप्त तरीके से रुझाने की कोशिश कर रहा है। रंजीत ने मुझे पास बुलाया। शिवनाथ, हमें संदेह है कि एक इनसाइडर है। जो भी जानकारी हम गोदाम में ले जा रहे थे, कुछ तो सीधे आर लॉजिस्टिक्स के हाथ में पहुंच रही थी। मेरे मन में एक ठंडी लहर दौड़ गई। इरशाद की मौत सिर्फ हादसा नहीं थी, शायद उसे भी कोई अंदरूनी आदमी फंसाने में शामिल था। हमने टीम के बीच धीरे धीरे जांच शुरू की। पहला सुराग आया, एक कंप्यूटर लॉग जिसमें किसी ने डेटा एक्सेस किया था, और वह लॉग केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध था जो पुलिस और फॉरेंसिक टीम में थे। मेरा गला सूख गया। हमने बैठकर पहचान शुरू की। सबसे पहला शक मैंने खुद पर रखा। क्या मुझे कोई संदेह है? नहीं, मैंने सब कुछ सही तरीके से किया। रंजीत ने धीरे से कहा, यहां एक नाम बार बार उभर रहा है, कुंवर। वह तकनीकी सपोर्ट टीम में है। कुंवर नाम का आदमी हमारी टीम का हिस्सा था, सभी काम जानता था, कैमरा और रिकॉर्डिंग सिस्टम का मास्टर। हमने योजना बनाई, कुंवर को अकेले बुलाया और बात करनी शुरू की। वो शुरू में हंस रहा था, पर उसकी आंखों में डर और घबराहट झलक रही थी। मैंने सीधे पूछा,
तुमने आर लॉजिस्टिक्स को हमारे हर कदम की जानकारी दी। वो चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, मैंने मैंने आदेशों का पालन किया। ऊपर से कहा गया था, शिवनाथ को नुकसान मत पहुंचाओ, बस सब कुछ रिपोर्ट कर दो। मैंने कड़ा स्वर लिया, कौन कह रहा था? वो हिचकिचाया और बोला, सूबेदार ठाकुर का कोई आदमी। सीधे नहीं मिला, पर हर कदम की जानकारी ऊपर भेजनी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इरशाद की मौत, विनोद और ठाकुर की चालें, और अब यह पुलिस के अंदर तक विश्वासघात। हमने कुंवर से पूरी जानकारी ली, कितने ट्रक, कितने दस्तावेज और कौन से मॉड्यूल्स ऊपर भेजे गए थे। सब कुछ अब एक बड़े नक्शे में जुड़ रहा था। फिर हमने अगला कदम उठाया, आर लॉजिस्टिक्स के अंदर एक छुपा हुआ गोदाम जहां संवेदनशील डेटा रखा गया था। कुंवर ने बताया कि वहां जाने का समय रात 2 बजे सबसे सही रहेगा, क्योंकि मुख्य सुरक्षा गार्ड्स उस समय बदलते हैं। रात के 2 बजे मैं और रंजीत फॉरेंसिक टीम के साथ गोदाम के पीछे पहुंचे। सन्नाटा, बारिश की बूंदें और दूर से आती हवाओं की आवाज, सब कुछ डर और सस्पेंस का माहौल बना रहे थे। मैंने कुंवर से कहा, यदि कुछ गलत हुआ तो इसे पूरी दुनिया नहीं जान पाएगी। इरशाद की याद में हम यह पूरा करेंगे। हमने अंदर घुसकर छोटे छोटे कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए, पर तभी कुछ अजीब हुआ। किसी ने दरवाजे के भीतर हल्की आवाज दी। मैंने रेंगते हुए देखा, एक आदमी था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो आदमी सीधे कंप्यूटर रूम की ओर बढ़ा और उसके पीछे एक और, दो और लोग भी अंदर घुसे। मैंने रंजीत से इशारा किया, ये वही अंदरूनी आदमी नहीं है, ये आर लॉजिस्टिक्स के कर्मचारी हैं। हमने धीरे से आवाज कम की और कैमरों से रिकॉर्ड शुरू किया। तभी सामने वाला आदमी कंप्यूटर पर बैठा और पास के मॉड्यूल्स को उठाने लगा। मैंने देखा, वो वही मॉड्यूल्स थे जिन्हें हमने सुरक्षित सर्वर में भेजा था। ये लोग उन्हें सीधे बाहर भेजना चाहते थे। हमने रेड कर दिया, और इसी बीच दरवाजे के पास से कुछ गोली की आवाज आई। अंदर का आदमी घबराया और भागा। हमने पीछा किया, पर वह किसी तरह गुम हो गया। जितना देख पा रहे थे, सब कुछ अब और जटिल हो गया था। अंदरूनी विश्वासघात, संवेदनशील डेटा, और अब हम जानते थे कि यह सिर्फ ट्रक चोरी का मामला नहीं। मैंने इरशाद की तस्वीर जेब से बाहर निकाली। भाई, अब तक बहुत कुछ हो चुका, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे पुलिस में भरोसा टूट जाए, चाहे आर लॉजिस्टिक्स के लोग कोई भी हो, सच सबके सामने आएगा। और तभी मुझे लगा, हमारे पीछे कोई देख रहा था। एक साया धीरे धीरे खिड़की के पास आया। मुझे पता था, अब डर सिर्फ हमारे चारों ओर नहीं, मेरे भीतर भी था। उस साये ने मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडक पैदा कर दी। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर मैंने खिड़की से बाहर झांका। एक मोटर बाइक दूर से गुजर रही थी। पीछे का रास्ता सुनसान था। मैं जानता था, यह संकेत था, वे हमें अब ट्रैक कर रहे थे। अगले दिन हमने कुंवर से पूरी जानकारी ली। उसने बताया कि गोदाम के अंदर जो मॉड्यूल्स उठाए गए, वे सीधे सूबेदार ठाकुर के सीधे संपर्क में जाते थे। उनके पास एक नेटवर्क है, कुंवर ने कहा, जिसे वह आर लॉजिस्टिक्स के माध्यम से चलाते हैं। लोग सोचते हैं कि यह केवल ट्रक और माल का खेल है, पर असल में यह डाटा, पैसों और राजनीतिक दबाव का खेल है। मैंने रंजीत से पूछा, तो इरशाद की मौत क्यों हुई? वो गंभीर हुआ और बोला, इरशाद ने गलती से उस ट्रक के अंदर एक डेटा पैकेट देखा था। कोई भी गवाह या प्रत्यक्षदर्शी उन्हें खतरे में डाल सकता था, इसलिए इरशाद को रास्ते से हटा दिया गया। हमने तय किया कि अगला कदम होगा ठाकुर के नेटवर्क के एक और गोदाम में छुपकर जानकारी इकट्ठा करना। हमने इन्फिल्ट्रेशन टीम को 2 हिस्सों में बांटा। मैं और रंजीत एक ट्रक में सवार होकर सीधे गोदाम के पीछे पहुंचे। रास्ते में दिल की धड़कन तेज थी, हर मोड़ पर डर और सच का मिश्रण। गोदाम के पास पहुंचे तो देखा कि सुरक्षा और भी कड़ी थी, लेकिन हमने कुंवर के बताए रास्तों से घुसने का प्लान बनाया। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, मैंने देखा, कुछ लोग मॉनिटर पर स्क्रीन देख रहे थे, कुछ कर्मचारी मशीनों के पास काम कर रहे थे। सब कुछ व्यवस्थित और सुनियोजित था। हमने छुपकर कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाए, और तभी मुझे लगा, कोई हमारे पास से गुजर रहा है। मैंने झांक कर देखा, वो वही कर्मचारी था
जिसने मॉड्यूल्स उठाए थे। उसकी आंखें डर और सावधानी से भरी थीं। हमने चुपके से उसे ट्रैक किया। वो आदमी एक कमरे में गया और उस कमरे में मैंने देखा कुछ फाइलें और डिवाइस थे जिनमें संवेदनशील डेटा था। मैंने रंजीत को इशारा किया, यही है सबूत। जैसे ही हमने दस्तावेज इकट्ठा करना शुरू किया, कंप्यूटर पर कुछ अलर्ट उठे। मुझे समझ आया, ठाकुर के लोग अब अलर्ट हैं। हमने तुरंत रेड किया, पर अंदर कुछ कर्मचारी भाग गए। हमने पीछा किया, लेकिन वे किसी तरह बच निकले। फिर कुंवर ने बताया, ये केवल एक शाखा थी। असली नेटवर्क कहीं और है और वह सीधे सूबेदार ठाकुर के आदेश पर चलता है। ये लोग सिर्फ हाथ से काम कर रहे थे। मेरी सांस तेज हो गई। इरशाद की मौत, विनोद का गिरना और अब यह सब कुछ ठाकुर के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। मैंने राधा की तस्वीर अपनी जेब से निकाली और धीरे से कहा, भाई, अब तुम्हारी याद में पूरा सच सामने लाना है, चाहे जो भी हो। उस रात जब मैं घर लौटा, मुझे लगा हमारा खेल अब ऊपर तक पहुंचना बाकी है। सूबेदार ठाकुर सिर्फ आर लॉजिस्टिक्स का हिस्सा नहीं था, यह सब कुछ एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। और अब मुझे पता था, हमारे चारों ओर हर कदम पर खतरा था। अगली चुनौती, ठाकुर तक सीधे पहुंच, क्योंकि अगर हम उसे नहीं पकड़ पाए तो सारे प्रयास बेकार होंगे। और जो लोग अंदरूनी विश्वासघात में शामिल थे, उनके कारण अगला कदम सबसे खतरनाक होगा। सूबेदार ठाकुर तक पहुंचने की राह इतनी आसान नहीं थी जितनी हमने सोची थी। उसका नेटवर्क गहरा था और उसके हाथ में हर कदम की जानकारी थी। लेकिन अब पीछे हटना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। इरशाद की मौत, विनोद की गिरफ्तारी और अंदरूनी गद्दारी, सब कुछ हमें इस आखिरी मुकाम तक लेकर आया था। रात थी और हम गोदाम के पीछे खड़े थे। हवा में बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। मैंने रंजीत की ओर देखा। उसकी आंखों में भी उतनी ही बेचैनी और डर था जितनी मेरी आंखों में। हमने इन्फिल्ट्रेशन टीम को दो हिस्सों में बांटा। मैं और रंजीत सीधे मुख्य भवन के पीछे गए। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सन्नाटा था। काफी लंबे गलियारे, चारों तरफ कैमरे और कुछ कर्मचारी मशीनों के पास काम कर रहे थे। मैंने धीरे से रंजीत को इशारा किया, वो यहां है। हमने छुपकर कमरे के पास पहुंचे और वहां सूबेदार ठाकुर खड़ा था। सफेद कुर्ता, आंखों में सख्त चमक, हाथ में एक फाइल। वो फाइल शायद वही थी जिसमें पूरे नेटवर्क की जानकारी थी। मैंने धीरे कहा, ठाकुर। उसने मुंह उठाया और देखा। एक मुस्कान, पर उस मुस्कान में अहंकार और ठंडक थी। शिवनाथ यादव, आखिर तुम आ ही गए, उसने कहा। मैंने कदम आगे बढ़ाया। इरशाद की मौत का हिसाब देना होगा, अब और कोई बहाना नहीं चलेगा। ठाकुर हंसा। तुम सोचते हो कि इरशाद की मौत सिर्फ तुम्हारे लिए है? नहीं, वह तो सिर्फ खेल का हिस्सा था। तुम लोग सड़कों पर छोटे मोहरे हो, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। तभी कमरे में एक शोर हुआ। हमने देखा, कुछ कर्मचारी भागने लगे। हमने रेड किया, पर ठाकुर शांत था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक तरह की तैयार चालाकी। मैंने फाइल की ओर देखा। सारा नेटवर्क, दस्तावेज और मॉड्यूल्स। यदि ये सब बाहर चला गया तो सुरक्षा और संवेदनशील डेटा दोनों खतरे में थे। मैंने रंजीत को इशारा किया, हमें इसे तुरंत सुरक्षित करना होगा। ठाकुर ने अचानक आदेश दिया, रुक जाओ, अब कोई भी कदम नहीं बढ़ाओ। हम ठहरे और उसकी आंखों में छिपा खतरा महसूस किया। मैंने धीरे से कहा, किसी को नुकसान नहीं, बस सच्चाई बाहर आए। ठाकुर हंसा, सच्चाई? सच्चाई का मतलब तुम्हारे लिए मौत हो सकता है। तभी कमरे के एक कोने से एक गोली चल गई। हम घबराए और फॉरेंसिक टीम ने पीछे से सुरक्षा खड़ी कर दी। मैंने देखा, ठाकुर अपने सुरक्षा कर्मियों के बीच खड़ा था और उसके आदेश पर सबने हमारी तरफ हमला किया। हमने पलटवार किया, लेकिन अंदर की इस जंग ने मुझे असली डर का एहसास दिलाया। इरशाद की मौत अब सामने थी और हमें समझना था कि इस लड़ाई में सिर्फ हम नहीं, बल्कि बहुत कुछ दांव पर था। रात के अंधेरे में, बारिश और सन्नाटे के बीच मैं सिर्फ इरशाद की याद में एक बात सोच रहा था, भाई, तुम्हारे लिए मैं यह खेल पूरा करूंगा, चाहे जो भी हो। जैसे ही ठाकुर ने आदेश दिया, कमरे में अचानक हलचल बढ़ गई। सुरक्षाकर्मी बाहर से अंदर घुसे, हथियार हाथ में, चेहरों पर ठंडी घृणा। मैंने तुरंत रंजीत की ओर देखा। उसने सिर हिलाया, तैयार रहो।
हमने तुरंत अपने उपकरण और रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपाए। फॉरेंसिक टीम ने पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने का संकेत दिया, पर अंदर की जगह संकरी थी और लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। पहली गोली कमरे के पास लगी, दीवार पर धूल उड़ी और मेरे कानों में बजी एक तेज आवाज। दिल धक से रह गया। मैंने देखा, रंजीत और कुंवर ने पीछे से मोर्चा संभाल लिया। हमने अपने कदम तेज किए और एक कोने में झुककर हमला किया। ठाकुर मुस्कुरा रहा था, जैसे यह सब उसका खेल हो। वो बोला, तुम सोचते हो कि यह खत्म हो गया? अभी शुरुआत है। तभी मैंने देखा, फाइलें खुली थीं और उनमें वही डेटा था जिसे इरशाद ने देखा था। कुछ दस्तावेजों पर आर लॉजिस्टिक्स के अलावा सरकारी अनुबंधों का नाम था, इन्फाल बेस और अन्य संवेदनशील लोकेशन। मेरा दिमाग हिल गया। इरशाद ने जो देखा था वही अब हमारी आंखों के सामने था। हमने जल्दी से फाइलों को सुरक्षित बैग में रखा, पर ठाकुर के लोग पीछे पीछे आ रहे थे। मैंने खुद को एक कोने में छिपाया और सोचा, भाई, तुम्हारे लिए मैं इसे बाहर लाऊंगा, चाहे मौत ही क्यों ना हो। फिर एक तेज आवाज, इशारा। कुंवर ने पीछे से इशारा किया। हमने फायरिंग के बीच में पीछे के गेट की ओर दौड़ लगाई। कुछ सुरक्षाकर्मी हमें रोकने के लिए दौड़े, पर रंजीत ने रास्ता साफ किया। हम बाहर पहुंचे। बारिश की बूंदें चेहरों पर पड़ रही थीं और सड़क की गीली मिट्टी हमारे जूते चिपका रही थी। फिर बाहर गाड़ी में बैठे मैंने बैग खोला। उसमें वही मॉड्यूल्स, दस्तावेज और फाइलें थीं। इरशाद की मौत अब अर्थ रखती थी। वो केवल गवाह नहीं था, बल्कि सच्चाई की चाबी। मैंने रंजीत से कहा, हम इसे सुरक्षित सर्वर में अपलोड करेंगे। अब कोई भी इसे दबा नहीं सकता। वो सिर हिलाया। शिवनाथ, अभी तक हमने केवल शुरुआत देखी है। ठाकुर के नेटवर्क में अभी भी कई लोग हैं और ऊपर से दबाव भी बढ़ेगा। मैंने उसकी ओर देखा। भाई, डर सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी है, पर अब पीछे नहीं हटूंगा। उस रात जब मैं घर लौटा, राधा की आंखों में चिंता थी। मैंने बस इरशाद की तस्वीर को हाथ में लिया और कहा, तूने रास्ता दिया था भाई, अब इसे पूरा करूंगा। पर गहराई में मैं जानता था, ठाकुर केवल पहला कदम था। सच्चाई अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। और अगला कदम, ठाकुर के राजनीतिक और ऊंचे पदों से जुड़े नेटवर्क तक पहुंच, सबसे जोखिम भरा और डरावना होगा। सुबह की हल्की धूप भी उस दिन किसी राहत की तरह नहीं लगी। इरशाद की याद, गोदाम की फायरिंग और ठाकुर की ठंडी मुस्कान सब मेरे मन में घूम रहे थे। रंजीत ने बैठक में फाइलें रखीं और कहा, अगला कदम ठाकुर के सीधे राजनीतिक और ऊंचे पदों से जुड़े नेटवर्क तक पहुंचना है। यह हिस्सा सबसे खतरनाक है। मैंने हाथ में इरशाद की तस्वीर रखी। भाई, तुम्हारी याद में मैं इसे पूरा करूंगा। हमने योजना बनाई। इस बार फॉरेंसिक टीम और कुंवर के अलावा एक कानूनी सलाहकार भी हमारे साथ था। ठाकुर का नेटवर्क केवल गोदाम और ट्रक तक सीमित नहीं था। यह सीधे राजनीतिक दबाव और उच्च पदों पर पहुंचता था। यदि हम सीधे तौर पर कार्रवाई करते तो मामला दब जाएगा। हमने गोपनीयता के साथ रात को इन्फाल में एक पुराने कानूनी कार्यालय में बैठक बुलाई। कुंवर ने कहा, सुरक्षा कैमरे और ट्रैकर नेटवर्क को हेरफेर करने के लिए कुछ समय चाहिए। यह पहला कदम है। रंजीत ने सिर हिलाया। और यही समय है। ऊपर से दबाव आएगा, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। रात के 2 बजे हम गोदाम के पास पहुंचे। लेकिन यह गोदाम अलग था। यह वही जगह थी जहां कुछ सरकारी दस्तावेज और संवेदनशील फाइलें ठंडी तिजोरी में रखी जाती थीं। हमने छुपकर कैमरे लगाए और फॉरेंसिक टीम ने मॉड्यूल्स को ट्रैक किया। तभी बाहर से एक गाड़ी आकर रुकी। सुविधाजनक रूप से गाड़ी में 2 लोग थे। उनके चेहरे हमें नहीं दिखे, पर वे सीधे गोदाम में घुसे। मैंने कुंवर से पूछा, ये लोग कौन हैं? वो हिचकिचाया, अभी नहीं पता, पर ये सीधे ठाकुर के आदेश से काम कर रहे होंगे। शायद राजनीतिक लिंक। हमने ध्यान से उनका पीछा किया। अंदर एक बड़ा कार्यालय था। फाइलें, दस्तावेज और कंप्यूटर सब व्यवस्थित। मैंने देखा, कुछ नाम सीधे सरकारी विभागों और राजनीतिक नेताओं के साथ जुड़े थे। इरशाद की मौत अब और स्पष्ट हो रही थी। उसने केवल गोदाम का डेटा देखा था, पर वह डेटा सीधे उच्च पदों से जुड़ा था। तभी अचानक कार्यालय में एक शोर हुआ। कोई अंदरूनी आदमी हमारी उपस्थिति का पता चला। हमने तुरंत रेड की और गार्ड्स पीछे हटे।
मैंने देखा कुछ कर्मचारी दस्तावेज ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने रंजीत को इशारा किया, फाइल्स सुरक्षित करो, अब हमें इसे बाहर लाना है। हमने मॉड्यूल्स और फाइलों को बैग में रखा, लेकिन उसी समय कमरे में एक बड़ी स्क्रीन पर चेतावनी चमकी। अनधिकृत पहुंच का पता चला। हमने तुरंत बाहर भागा। बारिश की बूंदें हमारी चाल रोक नहीं सकीं। हमने गाड़ी में बैठकर बैग सुरक्षित किया, लेकिन मेरी नींद गई थी। अब डर केवल ठाकुर या गोदाम के अंदर नहीं था, बल्कि पूरे नेटवर्क में था। और अगला कदम, इस नेटवर्क के मुख्य खेलाधि तक पहुंचना, सबसे खतरनाक और डरावना होगा। रात का अंधेरा और बारिश का ठंडा पानी हमारे चेहरे पर पड़ रहा था। गाड़ी के शीशे पर बूंदें टपक रही थीं, और मैं इरशाद की तस्वीर अपने हाथ में थामे था। उसकी यादें मेरे भीतर बार बार गूंज रही थीं। भाई, अब तुझे न्याय मिलेगा, मैंने सोचा। रंजीत ने कहा, शिवनाथ, अब हम सीधे मुख्य खिलाड़ियों तक पहुंच रहे हैं। ये जगह ठोस सुरक्षा और गुप्त दरवाजों से भरी है। मैंने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं, पीछे नहीं हटूंगा। हमने योजना के अनुसार गोपनीय तरीके से इन्फाल के एक पुराने गोदाम की ओर बढ़ना शुरू किया। कुंवर ने बताया कि मुख्य खिलाड़ी अक्सर वहीं आते हैं और बाहर से सुरक्षा खड़ी होती है। हमने चारों तरफ निगरानी कैमरे और ट्रैकिंग डिवाइस लगाए। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, मैं ठंड से कांप गया। कई लोग कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे थे, कुछ दस्तावेजों की जांच कर रहे थे, और बीच बीच में बातचीत का स्वर इतना दबा हुआ था कि कोई सामान्य कान नहीं सुन सकता था। मैंने देखा, वो वही नेटवर्क था जिसका इरशाद ने जिक्र किया था। फिर अचानक एक आदमी खड़ा हुआ, साफ, लंबा और शांत। उसका चेहरा कठोर था और आंखों में डर और शक्ति दोनों झलक रहे थे। मुझे पता था, यही मुख्य खिलाड़ी है। रंजीत ने धीरे कहा, ठाकुर का मुख्य आदमी। मैंने फाइल की ओर इशारा किया। जो सबूत हमने इकट्ठा किए हैं, अब इसे सुरक्षित सर्वर में भेजना होगा। तुम्हारा खेल अब खत्म होगा। वो मुस्कुराया, पर मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, केवल खतरनाक ठंडक। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास सबूत है, उसने कहा। तथ्य मेरे हाथ में है, मैंने जवाब दिया। तभी अचानक उसके पीछे से सुरक्षा कर्मियों ने हमला कर दिया। मैंने रंजीत का हाथ पकड़ा और पीछे झुकते हुए फायरिंग से बचा। कुंवर ने हमें मार्ग दिखाया और दस्तावेज सुरक्षित बैग में रखा। हमने फाइलें बाहर पहुंचाईं और फॉरेंसिक टीम ने उन्हें तुरंत सुरक्षित सर्वर में अपलोड किया। लेकिन मेरे मन में डर अभी भी था। सच्चाई सामने आ गई, पर अब नेटवर्क हमें जानता है। हमारे ऊपर दबाव बढ़ जाएगा और अगला कदम सबसे खतरनाक होगा। रात के अंधेरे में, बारिश में गीली सड़क पर मैं बस सोच रहा था, इरशाद भाई, तेरी याद में मैंने यह रास्ता तय किया। अब कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। पर खतरा चरम पर था। हमारा खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। फाइलों को सर्वर में सुरक्षित करने के बाद भी दिल का डर खत्म नहीं हुआ। रात की सन्नाटे में सड़क पर हर आवाज मुझे खौफ की याद दिला रही थी। इरशाद की यादें बार बार आंखों के सामने थीं। उसकी मुस्कान, उसकी चेतावनी, और वह दिन जब उसे रास्ते से हटा दिया गया। अगले दिन सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा, तो मेरी डेस्क पर एक लिफाफा रखा हुआ था। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, सिर्फ एक संदेश। तुमने हमारी चाल देख ली, अगले कदम पर सतर्क रहो, यह सिर्फ शुरुआत है। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने तुरंत रंजीत को बुलाया। उसने लिफाफा देखा और कहा, यह सीधे नेटवर्क से है। अब उन्होंने हमें चेतावनी दे दी है। लेकिन चेतावनी के साथ ही पहला बड़ा धोखा भी सामने आया। हमारे डेटा सर्वर में अचानक फाइलें गायब होना शुरू हो गईं। फॉरेंसिक ने जांच की और पाया कि अंदरूनी कोई गद्दार डेटा को धीरे धीरे निकाल रहा था। मेरा दिल ठिठक गया। कुंवर, क्या उसने विश्वासघात किया? मैंने तुरंत कुंवर से बात की। वो घबराया हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं भी जांच कर रहा हूं। पर फाइल लॉग साफ दिखा रहे थे कि किसी ने पासवर्ड और एक्सेस को एक्सटर्नल सर्वर से जोड़ा। रंजीत ने कहा, अब यह खेल बहुत खतरनाक है। हमें पता लगाना होगा कि यह अंदरूनी आदमी कौन है। हमने टीम को इकट्ठा किया और अंदरूनी जांच शुरू की। हर किसी के सिस्टम की जांच हुई, पर कोई साफ जवाब नहीं मिला। सिर्फ यही पता चला कि नेटवर्क ने पहले ही हमारे हर कदम पर निगरानी शुरू कर दी थी। तभी शाम को घर लौटते हुए
मुझे फिर वही अनजान नंबर से मिस्ड कॉल आई और इस बार संदेश आया, अगला ट्रक तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे घर का होगा, सतर्क रहो। मेरे हाथ कांप गए। इरशाद की याद और उसकी मौत मेरे सामने आई। अब मुझे समझ में आया, ठाकुर और नेटवर्क सिर्फ गोदाम या ट्रक तक सीमित नहीं थे, वे हमारे जीवन तक पहुंच रहे थे। रात में मैंने राधा को पास बुलाया। उसकी आंखों में डर था, पर मैंने कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। इरशाद की याद में यह लड़ाई खत्म करनी है। लेकिन अंदर से डर और बढ़ रहा था। हमारा अगला कदम नेटवर्क के सबसे खतरनाक ठिकानों तक पहुंचना और अंदरूनी गद्दार का पर्दाफाश करना सबसे कठिन और डरावना होगा। सड़क पर ठंडी हवा और बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। इरशाद की याद और पिछली रात के धमकी संदेश ने मेरी नसों में आग जला दी थी। अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। रंजीत ने मीटिंग में फाइलें रखीं। अगला कदम नेटवर्क के छिपे ठिकानों तक पहुंचना और अंदरूनी गद्दार का पता लगाना। मैंने इरशाद की तस्वीर अपने हाथ में लिया। भाई, अब तुम्हारे लिए सच्चाई बाहर आएगी। कुंवर ने गोपनीय रास्ता बताया। रात के 2 बजे हम इन्फाल के पुराने गोदाम के पास पहुंचे। सुरक्षा खड़ी थी, लेकिन हमने कैमरे और ट्रैकिंग डिवाइस पहले ही लगा दिए थे। हम धीरे धीरे अंदर घुसे। जैसे ही हमने पहला कमरा देखा, मेरी रूह कांप गई। कई कर्मचारी कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा देख रहे थे, कुछ दस्तावेजों की जांच कर रहे थे, और बीच बीच में कुछ लोगों के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिख रही थी। मैंने देखा, कुछ मॉड्यूल्स गायब थे, कुछ फाइलें जाली बनाई जा रही थीं। यह वही गद्दारी थी जिसके बारे में कुंवर ने पहले भी बताया था। रंजीत ने इशारा किया, इन्हें पकड़ना होगा। हमने धीरे धीरे पीछा किया, पर तभी एक कर्मचारी ने पीछे से हमला कर दिया। हमने पलटवार किया और कुंवर ने उन्हें रोकने में मदद की, लेकिन अंदर का खतरा अब बढ़ चुका था। हर कदम पर फंदा था, हर छाया में खतरा। तभी एक कमरे में हमने देखा, अंदरूनी गद्दार खुद फाइलें निकाल रहा था। उसकी आंखों में डर और पसीना था। मैंने जोर से कहा, रुको, अब तुम्हारा खेल खत्म। वो घबरा गया और अचानक कमरे में तेज धुआं भर गया। सभी पीछे हटे, पर धुआं हमारे लिए डरावना संकेत था। रंजीत ने कहा, यह केवल शुरुआत है, असली खतरा अभी सामने आना बाकी है। हमने फाइलों और मॉड्यूल्स को बैग में सुरक्षित किया, लेकिन इस बार खतरा सिर्फ बाहर या अंदर नहीं था, यह हमारे आसपास, हर कदम पर और हमारे अंदर भी था। रात के अंधेरे में मैं सोच रहा था, इरशाद भाई, तुम्हारे लिए अब यह लड़ाई और खतरनाक मोड़ ले रही है। हमारा अगला कदम नेटवर्क के मुख्य ठिकानों पर छापा और सच्चाई का अंतिम पर्दाफाश सबसे खतरनाक और डरावना होगा। रात का अंधेरा हर चीज को और भयावह बना रहा था। इरशाद की याद, पिछले हमलों की धड़कनें और लगातार धमकियां मेरे मन में गूंज रही थीं, लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं था। रंजीत ने गंभीर स्वर में कहा, शिवनाथ, अब हम सीधे ठाकुर और नेटवर्क के शीर्ष तक पहुंच रहे हैं। यह आखिरी मोड़ है, सावधान रहो। मैंने इरशाद की तस्वीर अपनी जेब में रखी। भाई, तुम्हारे लिए अब सच बाहर आएगा। हमने इन्फाल के एक गुप्त अंडरग्राउंड बेस की ओर बढ़ना शुरू किया। कुंवर ने बताया, यहां सुरक्षा की सबसे कठोर व्यवस्था है। हर कमरे में सेंसर, कैमरे और गार्ड्स हैं, लेकिन यही समय है। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बड़े कमरे, कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकता डेटा, दस्तावेजों के ढेर और कर्मचारी हर कदम पर सतर्क। और तभी मैंने देखा, ठाकुर खुद कमरे के बीच खड़ा था। सफेद कुर्ता, कठोर चेहरा और आंखों में ठंडक। उसकी मुस्कान में घृणा और शक्ति दोनों झलक रही थी। मैंने धीरे कहा, ठाकुर, इरशाद की मौत का हिसाब देना होगा। अब और कोई बहाना नहीं चलेगा। वो मुस्कुराया। शिवनाथ, सोचते हो कि यह खत्म? यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अपनी हिम्मत दिखाई देगी। तभी अचानक सुरक्षा कर्मियों ने हम पर हमला किया। फायरिंग, धुआं और दौड़, सब कुछ एक साथ। रंजीत ने मुझे पीछे खींचा और कुंवर ने बैग सुरक्षित रखा। हमने पलटवार किया, पर यह हमला सबसे खतरनाक और डरावना था। फिर मैंने देखा, ठाकुर की स्क्रीन पर हमारे हर कदम का डेटा दिख रहा था। उनकी योजना और नेटवर्क की पूरी शक्ति हमारे सामने थी। इरशाद की मौत, विनोद का अजनबी हादसा और अंदरूनी गद्दारी,
सब कुछ अब समझ में आया। ये लोग केवल ट्रक या गोदाम के खेल में नहीं थे, बल्कि बड़े राजनीतिक और आर्थिक षड्यंत्र में थे। हमने फाइलों और मॉड्यूल्स को सुरक्षित रखा, लेकिन जैसे ही बाहर निकले, मैंने महसूस किया हमारे चारों तरफ खतरा चरम पर था। बारिश, अंधेरा और सड़क का सुनसानपन, सब कुछ डर और खौफ को बढ़ा रहा था। मैंने धीरे से रंजीत से कहा, भाई, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अब सच्चाई सामने आएगी, चाहे जो भी हो। रंजीत ने सिर हिलाया। और अगला कदम, नेटवर्क के शीर्ष नेताओं को उजागर करना और पूरा सच दुनिया के सामने लाना, सबसे खतरनाक और डरावना मोड़ होगा। रात के अंधेरे में मैं सिर्फ इरशाद की याद में सोच रहा था, भाई, तुम्हारे लिए अब सच्चाई उजागर होगी। कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। रात के अंधेरे में सड़क पर चलती हुई बारिश हमें ठंड और डर दोनों का एहसास करा रही थी। इरशाद की याद, पिछले हमलों का डर और लगातार मिलने वाली धमकियां, सब कुछ मेरी नसों में दौड़ रहा था। लेकिन अब पीछे हटना असंभव था। रंजीत ने गंभीर स्वर में कहा, शिवनाथ, अब आखिरी ऑपरेशन है। नेटवर्क के शीर्ष नेताओं को उजागर करना है। कोई गलती नहीं करनी। मैंने इरशाद की तस्वीर अपनी जेब में रखी। भाई, तुम्हारे लिए अब सच्चाई सामने आएगी। हमने इन्फाल के बाहर एक गुप्त ठिकाने से प्रवेश किया। कुंवर ने बताया, यहां सुरक्षा चरम पर है। कैमरे, सेंसर और प्रशिक्षित गार्ड्स हर कदम पर हैं। लेकिन अब रास्ता सिर्फ आगे ही है। जैसे ही हमने मुख्य हॉल में प्रवेश किया, मैंने देखा ठाकुर के साथ कुछ राजनीतिक और ऊंचे पदों के लोग बैठक कर रहे थे। उनकी आंखों में घबराहट नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और शक्ति थी। उनकी योजना, नेटवर्क की जटिलता और उनकी ताकत, सब कुछ हमारे सामने था। मैंने धीरे कहा, अब सब सच्चाई सामने आएगी। इरशाद की मौत का हिसाब देना होगा। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवनाथ, तुम सोचते हो कि यह इतना आसान होगा। अब तुम्हें अपनी हिम्मत दिखानी होगी। तभी अचानक सुरक्षा कर्मियों ने हम पर हमला किया। फायरिंग, धुआं और भागदौड़, सब कुछ एक साथ। रंजीत ने मुझे पीछे खींचा और कुंवर ने बैग सुरक्षित रखा। हमने पलटवार किया, लेकिन अंदर की ताकत और नेटवर्क की ताकत अद्भुत थी। फिर मैंने देखा, कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे हर कदम की निगरानी हो रही थी। यह हमला सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी था। हमने फाइलों और मॉड्यूल्स को सुरक्षित रखा और बाहर भागे। बारिश और अंधेरा हमारी चाल को धीमा कर रहे थे, लेकिन डर और खौफ चरम पर था। मैंने रंजीत से कहा, भाई, अब अगला कदम, इन सब नेताओं और नेटवर्क का सच दुनिया के सामने लाना। यह सबसे खतरनाक मोड़ होगा। रंजीत ने सिर हिलाया। और हमें सतर्क रहना होगा। कोई भी गलत कदम हमारी जान ले सकता है। रात के अंधेरे में मैं बस इरशाद की याद में सोच रहा था, भाई, तुम्हारे लिए अब सच्चाई उजागर होगी। कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। सुबह की हल्की धूप भी उस दिन किसी राहत की तरह नहीं लगी। इरशाद की याद, पिछले हमलों की डरावनी रातें और लगातार मिलने वाली धमकियां, सब कुछ मेरे दिमाग में गूंज रही थी। लेकिन अब पीछे हटने का समय नहीं था। रंजीत ने कहा, शिवनाथ, आज हम दुनिया के सामने सच्चाई लाएंगे। नेटवर्क और नेताओं का चेहरा सबके सामने आएगा। मैंने इरशाद की तस्वीर अपनी जेब में रखी। भाई, तुम्हारे लिए अब सब कुछ सामने आएगा। हमने गुप्त सर्वर और फाइलों को मीडिया और भरोसेमंद एजेंसियों तक पहुंचाया। लेकिन जैसे ही दस्तावेज सार्वजनिक होने लगे, अंदरूनी गद्दारों ने हमला करना शुरू कर दिया। हमारे चारों तरफ गार्ड्स, नेटवर्क के लोग और ठाकुर के एजेंट्स, सब हमारे पीछे थे। मैंने देखा, कुछ फाइलें गायब हो गई थीं, कुछ मॉड्यूल्स टूट गए थे। रंजीत ने फायरिंग का जवाब दिया और कुंवर ने बैग सुरक्षित रखा। हमने भागते हुए बाहर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज धमाका हुआ। दरवाजे का हिस्सा गिरा और अंदर धुआं फैल गया। मैंने देखा, ठाकुर खुद वहां खड़ा था, उसकी आंखों में ठंडी मुस्कान। वह बोला, शिवनाथ, तुम सोचते हो कि सब कुछ उजागर हो जाएगा। नेटवर्क और मैं हमेशा ऊपर रहेंगे। मैंने जवाब दिया, भाई, अब कोई ऊपर नहीं। इरशाद की याद में सब सच सामने आएगा। हमने फाइलों और मॉड्यूल्स को सुरक्षित सर्वर तक पहुंचाया, लेकिन ठाकुर और उसके एजेंटों का डर अब भी हमारे पीछे था। बारिश और अंधेरा, हर कदम पर खौफ और डर। रात के अंधेरे में मैं सोच रहा था, इरशाद,
भाई, तुम्हारी याद में अब सच्चाई दुनिया के सामने है, लेकिन यह भी सच है कि हमारे चारों तरफ खतरा अब तक खत्म नहीं हुआ। अगला कदम ठाकुर और नेटवर्क का अंतिम सफाया और खुद को बचाना सबसे खतरनाक मोड़ होगा। सड़क पर घना अंधेरा था, बारिश की बूंदें हमारी चाल को धीमा कर रही थीं। इरशाद की याद, पिछले हमलों की छाया और लगातार मिली धमकियां सब मेरे भीतर उबल रही थीं, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। रंजीत ने धीरे कहा, शिवनाथ, अब सब कुछ खत्म करने का समय है। ठाकुर और उसका नेटवर्क दोनों को रोकना होगा। मैंने इरशाद की तस्वीर अपने हाथ में ली। भाई, तुम्हारे लिए अब यह खेल पूरा होगा। हमने गुप्त ठिकाने पर पहुंचकर आखिरी ऑपरेशन शुरू किया। सुरक्षा गार्ड्स हर तरफ थे, लेकिन हम जानते थे कि डरावना हिस्सा केवल बाहर नहीं, बल्कि अंदर भी है। जैसे ही हम मुख्य हॉल में दाखिल हुए, मैंने देखा ठाकुर और उसके सबसे विश्वासपात्र एजेंट हमारे सामने खड़े थे। ठाकुर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, शिवनाथ, तुमने हमारी ताकत नहीं समझी, अब तुम्हारा अंत होगा। मैंने जवाब दिया, इरशाद की याद में सच्चाई कभी मरती नहीं। फिर अचानक हमला हुआ। फायरिंग, धुआं और तेज दौड़, हर कदम पर खतरा। रंजीत ने पीछे से गार्ड्स को रोका और कुंवर ने फाइलों को सुरक्षित रखा। हमने पलटवार किया, पर ठिकाना छोटा था और हर कदम पर फंदा। तभी ठाकुर ने हथियार उठाया, लेकिन हमने धैर्य रखा। मैंने अचानक रंजीत की ओर इशारा किया। अब हमने सटीक योजना के साथ हमला किया। कुछ सुरक्षा कर्मियों ने हार मान ली, कुछ भाग गए, और अंत में ठाकुर खुद गिर पड़ा। उसकी आंखों में वही ठंडी मुस्कान खत्म हो गई। हमने फाइलों और मॉड्यूल्स को सुरक्षित सर्वर तक पहुंचाया। सच्चाई अब दुनिया के सामने थी, लेकिन अंदर से डर अभी भी था। इरशाद की याद और खोए हुए साथी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। रात के अंधेरे में, बारिश और सुनसान सड़क पर मैं बस सोच रहा था, इरशाद भाई, तुम्हारे लिए हमने यह लड़ाई जीती। लेकिन याद रखो, सड़कें हमेशा खौफनाक रह सकती हैं, और शायद यही मैनीपुर हाईवे की सच्चाई है। भय, रहस्य और अंधेरे के बीच इंसान अपनी हिम्मत और सच्चाई से लड़ता है।